मित्रों, दिग्विजय देश की आवाज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दिग्विजय यानी जिसकी चारों तरफ विजय हो। और आप जानते हैं कि दिग्विजय की शुरू से ये कोशिश रही है कि वो स्वास्थ्य, जो कि सबसे महत्वपूर्ण विषय है जीवन का, और भारत के लोग इस तरफ से बिल्कुल केयरलेस रहते हैं और वो डॉक्टर के पास तभी जाते हैं जब बहुत मुसीबत में पड़ जाते हैं। तो उन्हें प्रामाणिक, ऑथेंटिक जानकारी देश के जाने माने, बहुत सीनियर, व्यापक अनुभव वाले डॉक्टर से मैं चर्चा करती हूँ, ताकि उस तरह के सिम्टम्स अगर उनको दिखाई पड़े तो वो तुरंत ही डॉक्टर से संपर्क करें, अपना केस पूरा खराब ना करें। इसी श्रृंखला में आज मेरे साथ हैं यूरोलॉजिस्ट, एंड्रोलॉजिस्ट, मेल इनफर्टिलिटी, किडनी ट्रांसप्लांट के बहुत ही सीनियर डॉक्टर उपवन कुमार चौहान। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे वेब चैनल में। मित्रों, इससे पहले कि हम अपनी चर्चा शुरू करें, मैं थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन आपको डॉक्टर चौहान के बारे में देना चाहती हूँ। डॉक्टर चौहान प्रोफेशनली तो इन्होंने MBBS SN मेडिकल कॉलेज जोधपुर राजस्थान से किया, MS इन्होंने मेरठ से किया, लाला लाजपत राय मेमोरियल हॉस्पिटल से, और DNB इन्होंने सर गंगाराम हॉस्पिटल न्यू दिल्ली से किया। और पिछले 1 दशक से ये इस कार्यक्षेत्र में सक्रिय हैं। इनके बहुत सारे शोध पत्र अंतर्राष्ट्रीय पटल पर रखे जा चुके हैं। आज हम लोग यूरोलॉजी पे बात करेंगे, लेकिन मैं आपको यहाँ एक चीज़ और एडिशनल बताना चाहती हूँ कि डॉक्टर चौहान उत्तर प्रदेश के रत्न हैं। ये दुल्हेड़ा चौहान एक मेरठ के अंतर्गत गांव आता है, वहाँ के रहने वाले हैं, संपन्न किसान के बेटे हैं और अपने गांव के पहले डॉक्टर हैं। यानी वहाँ के सैकड़ों, उस जिले के, उस एरिया के सैकड़ों बच्चों के मोटिवेटर हैं, आदर्श हैं। लोकल बच्चे सोचते हैं कि अगर भाई साहब बन सकते हैं तो मैं क्यों नहीं। तो एक सच्चा डायरेक्ट मोटिवेशन उनको मिलता है डॉक्टर चौहान से। तो अपने मिट्टी से जुड़े हैं, बहुत सरल हैं, सादे हैं। आपकी तरफ से हम उनका स्वागत करते हैं। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, मेरा पहला प्रश्न है जो कि मुझे चंदौसी से मिला है रामलाल जी का, कि मैं एक वरिष्ठ नागरिक हूँ और रात भर मुझे पेशाब आता है। तो मैंने अपने दोस्तों से ये जिक्र किया तो उन्होंने कहा कि या तो आपकी मूत्र नली सिकुड़ रही है या आपका प्रोस्टेट बढ़ गया है। तो क्या इसका निदान है कोई? रामलाल जी, ये जो आपका प्रश्न है यह काफ़ी कॉमन समस्या है जी। वरिष्ठ नागरिकों में यह काफ़ी पाई जाती है। इसका मुख्य कारण जो होता है, 45 की उम्र के बाद जो हमारा प्रोस्टेट, जिसको हम गदूद बोलते हैं, वह बढ़ना शुरू हो जाता है जी। जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें, पेशाब रुकना, पेशाब बार बार जाना, पेशाब में जलन होना, पेशाब की धार पतली हो जाना और रात को कई बार उठना, रात को बार बार आपकी नींद को डिस्टर्ब करना, ये सब समस्याएं गदूद या प्रोस्टेट के बढ़ने के कारण ही जनरली पाई जाती है। जब, जैसे कि आप बोल रहे हैं कि आपकी उम्र करीब 70 के आसपास है, तो 70 उम्र में जो प्रोस्टेट ग्लैंड होता है, जो हमारी मूत्र नली होती है, उसके चारों तरफ पाया जाता है, मसाने के नीचे, ब्लैडर के नीचे, वो उसको कंप्रेस कर देता है, जिसकी वजह से ये सारी समस्याएं उत्पन्न होती हैं जी। उसका सिंपल सा निदान ये होता है कि उसके लिए, अगर आपको ये परेशान कर रहा है, आपकी जीवन शैली को यह अफेक्ट कर रहा है, तो आप अपने डॉक्टर से एक बार सलाह लीजिए और उसके लिए 2-3 सिंपल से टेस्ट करने के बाद में ये तय कर लिया जाता है कि वाकई में ये प्रोस्टेट के कारण ही है, और उसके लिए शुरू में कुछ दवाइयाँ दी जाती हैं, जिसकी वजह से आपको ये इसका निदान मिल जाएगा। यानी रात में जो बार बार पेशाब आता है वो रुक सकता है? बार बार पेशाब आने का कारण, वो कोई कमजोरी है? नहीं, कमजोरी नहीं है। यह केवल बार बार पेशाब आने का कारण है कि जो प्रोस्टेट ग्लैंड है उसने हमारे मूत्र के रास्ते को कमज़ोर कर दिया है और बंद कर दिया है, जिसकी वजह से जो हमारा ब्लैडर है
वो उस बंद के अगेंस्ट जोर लगाने की कोशिश करता है। ओह। जब वो जोर लगाते हैं तो उससे क्या होता है कि वो जोर लगाने की उसको आदत पड़ जाती है। अच्छा। जिसकी वजह से वो बार बार उठते हैं और बार बार आपको यूरिन करने के लिए जाना पड़ता है। जी डॉक्टर साहब, एक इसी से मिलता जुलता प्रश्न आया है रामपुर से। ये है भाई उपाध्याय जी, ये पूछ रहे हैं कि प्रोस्टेट बढ़ने से क्या मूत्र मार्ग बाधित हो जाता है और क्या ये ऑपरेशन से ही ठीक होता है या दवाई से भी हो सकता है? प्रोस्टेट बढ़ने का कारण उम्र के साथ में सभी लोगों में प्रोस्टेट बढ़ता है, जिसकी वजह से जो प्रोस्टेट चारों तरफ जो मूत्र नली के चारों तरफ होता है वह उसको बंद करने की कोशिश करता है। जब बढ़ता है तो वो बीच की तरफ बढ़ता है और वो उसको रोकने की कोशिश करता है। जी। तो जो हमारा मूत्र नली है, जो यूरेथ्रा है, वो नैरो हो जाता है, जिसकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती हैं। जी। ऐसा नहीं है कि उसके लिए आपको ऑपरेशन की ही आवश्यकता पड़ती है। जी। उसको पहले आपको कुछ टेस्ट के द्वारा उसकी जानकारी लेनी पड़ती है कि कितना प्रोस्टेट बढ़ा है, कितना आपका पेशाब अंदर मसाने में रुक रहा है और आपका फ्लो कैसा है। अगर आपको सिम्टम्स थोड़े कम हैं तो उसमें पहले दवाइयाँ दी जाती हैं। जी। और अगर हम बोलें कि 100 लोगों में से अराउंड 60% लोगों को दवाइयों से काफ़ी फ़ायदा होता है और वो अपना जीवन भर या कुछ समय के लिए दवाई से अपना निदान ले सकते हैं। अगर दवाइयाँ फेल हो जाती हैं या उसके द्वारा भी दवाई लेते हुए भी उनको सिम्टम्स रहते हैं तो फिर हमें दूसरी पद्धति को लेना पड़ता है। डॉक्टर साहब, ये जो टेस्ट वगैरह होते हैं ये क्या खर्चीले होते हैं? ज़्यादा खर्चीले नहीं होते, सिंपल से 3 टेस्ट आपको करा लेने चाहिए इसके लिए। जी। उसमें आता है आपका एक तो यूरिन का टेस्ट, जी। वो देखने के लिए कि कोई इन्फेक्शन वगैरह तो नहीं है। जी। दूसरा आता है अल्ट्रासाउंड, जी। जो भी ज़्यादा ज़्यादा not- खर्चीला नहीं है, नॉट टू एक्सपेंसिव। जी। उसके लिए आपको अल्ट्रासाउंड में केवल 2 चीज़ें हमें देखनी होती है कि प्रोस्टेट का साइज़ कितना है और पेशाब तो नहीं रुक रहा है, ये अल्ट्रासाउंड से मालूम पड़ जाता है। और तीसरी चीज़ होती है यूरोफ्लोमेट्री। यूरोफ्लोमेट्री भी एक सिंपल सा टेस्ट होता है जिसमें मनुष्य जाके अपना यूरिन पास करता है और एक मशीन से हमें एक ग्राफ दे देता है ताकि ये आदमी कैसे पेशाब कर रहा है, कोई रुकावट तो नहीं है उसके अंदर। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मैं एक यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा कि 45 की उम्र के बाद, 50 की उम्र के बाद हमें एक तो नॉर्मल प्रोस्टेट बढ़ने का कारण और एक कभी कोई कैंसरस तो नहीं है प्रोस्टेट में, उसको डिफरेंशिएट करने के लिए एक सीरम PSA, प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन, एक ब्लड का सिंपल सा टेस्ट होता है, उसको हमें करना चाहिए ताकि हमें मालूम रहे कि हमारे प्रोस्टेट में कोई कैंसरस ग्रोथ तो नहीं है या केवल ये उम्र के हिसाब से ही बढ़ रहा है या बिनाइन है या कैंसरस है। तो PSA इज अ इम्पोर्टेंट थिंग। जी। डॉक्टर साहब, जैसे प्रोस्टेट का कैंसर कहते हैं जानलेवा होता है, प्रोस्टेट का कैंसर जानलेवा नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि प्रोस्टेट कैंसर बहुत तेज़ी से बढ़ता है या ऐसा होता है जी। पर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि आप उसको डिटेक्ट अर्ली कीजिए। जब 45 की उम्र के हैं या 50 की उम्र के हैं तो हर साल या 1-2 साल में उसका टेस्ट कराते रहिए, देखते रहिए कि कोई उसमें चेंज तो नहीं है। अगर चेंज आ रहा है तो हम उसको अर्ली डिटेक्ट कर लेंगे। अर्ली डिटेक्शन का मतलब है कि जब वो वहीं पे प्रोस्टेट ग्लैंड के अंदर ही है और प्रोस्टेट ग्लैंड के अंदर होने पर उसका उपचार पूर्ण तरह हो जाता है, उसको हम ऑपरेशन से निकाल सकते हैं, रोबोटिक सर्जरी वगैरह कर सकते हैं उसकी आराम से। और दूसरा, अगर हो भी जाता है तो प्रोस्टेट कैंसर बहुत ही स्लो ग्रोइंग कैंसर होता है। अच्छा, बहुत ही स्लो ग्रोइंग कैंसर होता है। कितना टाइम मिलता है अगर से आपको डिटेक्ट हो गया कि साहब है तो उसमें काफ़ी टाइम मिलता है। ऐसा नहीं है कि वो 1-2 साल में या कुछ होगा, नहीं, उसमें 10 साल 20 साल की उम्र आराम से रह सकती है। 10-20 साल 10 साल तक रह सकता है आराम से। लेकिन उसका तरीका ये है कि उसमें आपको फॉलोअप रखना पड़ेगा और जैसे जैसे दवाइयों को चेंज करना होता है वो करते रहेंगे तो कोई ज़्यादा परेशानी उसके अंदर नहीं होती है। यानी ऐसे पेशेंट्स को सर्जन देखेगा या कोई और देखेगा? नहीं, सर्जन यूरोलॉजिस्ट ही देखेंगे, वही दवाई प्रेस्क्राइब करेंगे, वही उनको इंजेक्शंस लगाएंगे, हार्मोनल इंजेक्शन देंगे और वही उनका, अगर लोकलाइज्ड है तो रोबोटिक सर्जरी भी वही करेंगे, यूरोलॉजिस्ट ही करते हैं। डॉक्टर साहब, एक प्रश्न है ये सुभाष सिंह का, ये पूछ रहे हैं कि ज़्यादा उम्र में जब ऑपरेशन होता है तो हमको डायपर लगाना पड़ता है, तो डायपर लगाने से बड़ा अनईजीनेस होता है, इसका कोई ऑप्शन है क्या? नहीं, डायपर ज़रूरी नहीं कि जब
प्रोस्टेट का ऑपरेशन दो तरह का होता है। एक ऑपरेशन हुआ कि आपको उम्र के साथ में प्रोस्टेट बढ़ा, जिसकी वजह से पेशाब रुका और जो दवाइयाँ दी गई, दवाइयों से उस पर इफेक्ट नहीं हुआ और हम उसको दवाई से कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, तब हमें उस प्रोस्टेट को, उस पेशाब जो रोक रहा है प्रोस्टेट, उस प्रोस्टेट को हटाना पड़ता है। उसको बोलते हैं कि TURP, मतलब कि उसका अंदर का पार्ट हम निकाल देते हैं ताकि रास्ता पूरी तरह से खुल जाए और पेशाब आराम से हो जाए। ऐसे केसेस में बहुत ही रेयर 0.001%, बहुत कम चांसेस होते हैं कि आपको थोड़े दिन के लिए जो स्फिंक्टर है जिससे हमारा पेशाब रुकता है उसकी कमजोरी आने के कारण थोड़े दिन के लिए डायपर लगाना पड़ सकता है, पर ज़रूरी नहीं है कि ऐसा कुछ हो। ये बहुत ही रेयर केस में होता है। अदरवाइज मैक्सिमम केसेस में आप जैसे ही आप अपना कैथेटर निकालते हैं आप आराम से पेशाब कर पाते हैं। दूसरी चीज़ जो डायपर के लिए आती है वो आती है कि अगर हमने प्रोस्टेट कैंसर का ऑपरेशन किया है। प्रोस्टेट कैंसर के ऑपरेशन में आजकल जो एडवांसमेंट हुआ है दैट इज़ रोबोटिक सर्जरी। रोबोटिक सर्जरी से जो हमारा पेशाब को रोकने वाला स्फिंक्टर है वो काफ़ी हद तक हम उसको बचा लेते हैं। और जो पेशाब निकलने का इनकॉन्टिनेंस वाली चीज़ है उसको काफ़ी हद तक हम रोक लेते हैं, मतलब वो नहीं होता है ऑपरेशन के बाद में, नहीं होता है। अगर होता भी है तो बहुत कम समय के लिए, 15-20 दिन या 1 महीने के लिए होगा, ताकि जो हमारी पेल्विक की मांसपेशियां हैं उनको टाइम मिल जाता है दोबारा से स्ट्रॉन्ग होने के लिए, ताकि वो पेशाब को रोक पाए। डॉक्टर साहब, ये रिकवरी के इसके कितने दिन में, जो ऑपरेशन करने के बाद कितने दिन में इसकी रिकवरी हो जाती है, या शुगर पेशेंट हो तो कुछ टाइम लगता है, ऐसा कुछ है? ऐसा कुछ नहीं होता है। जो हमारा जो नॉर्मली प्रोस्टेट के लिए जो ऑपरेशन होता है TURP वगैरह, उसमें इतना कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। पर यह है कि जो पेशेंट है ऑपरेशन के बाद नेक्स्ट डे या अगले दिन से चलने फिरने लग जाते हैं। 1-2 दिन के लिए उनको कैथेटर रखा जाता है, उस कैथेटर को 3 दिन या 4 दिन में निकाल देते हैं, फिर वो अपना नॉर्मली पेशाब करने लग जाते हैं। और लेकिन उनको क्योंकि अंदर बाहर से तो हमें कोई कट वगैरह नहीं होता है अंदर, लेकिन एक घाव होता है जिसकी वजह से हमें लगता है कि वो उसको भरने में थोड़ा टाइम चाहिए। तो हम करीब 4 से 6 हफ्ते। तो इसलिए हम पेशेंट को बोलते हैं कि आप नॉर्मल अपना वॉकिंग कर सकते हैं, नॉर्मल डे टू डे एक्टिविटीज़ आप कर सकते हैं, पर आपको जोर वाला काम नहीं करना है। अगर आप जोर वाला करेंगे तो थोड़ा सा वहाँ से ब्लीडिंग होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जोर माने कोई वजन वगैरह नहीं उठाएं, वैसे ना बैठें, फिजिकल लेबर ना करें, इंग्लिश टॉयलेट यूज़ करें। अच्छा, ये सब चीज़ें उनको ध्यान में रखनी पड़ती हैं। डॉक्टर साहब, एज के साथ जो हिस्से कमज़ोर हो जाते हैं मेल्स के, क्या वो स्ट्रांग हो सकते हैं? एज के साथ में ऐसा होता है कि कुछ चीज़ें मेल्स की, जैसे मेल प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती हैं। जैसे फीमेल्स में मेनोपॉज होता है, ऐसे ही मेल्स में एक टर्म होती है एंड्रोपॉज, जो 45-50 के बाद में हमारा टेस्टोस्टेरोन लेवल है वो थोड़ा कम होना शुरू हो जाता है बिकॉज ऑफ फैट डिपोजिशन, जिसकी वजह से जो प्रॉब्लम्स हैं वो थोड़ी बढ़ जाती हैं, थोड़ी सी आने लग जाती हैं। लेकिन उनके लिए टेस्टोस्टेरोन रिप्लेसमेंट और कुछ दवाइयाँ देके उनको ठीक से करा जा सकता है। पर पूरी तरह से जो उम्र के साथ में चेंजेस हैं उनको ओवरकम नहीं कर सकते, लेकिन उनको अच्छा और बेटर किया जा सकता है मेडिसिन से। मतलब उसमें कोई सर्जरी वाली बात नहीं? वो सर्जरी वाली बात नहीं है। क्या डॉक्टर साहब खाने पीने का भी इन चीज़ों पे कोई असर पड़ता है? बिल्कुल, डेफिनेटली। देखिए, अगर जो प्रोस्टेट है या जो पेल्विक ऑर्गन्स हैं उन पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपकी एक्सरसाइज कितनी है, आप अपने आप को कितना एक्टिव रखते हैं। जो एक्टिव हैं और जो ज़्यादा एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, जो अच्छे से खान पान रखते हैं, जो अपनी लाइफस्टाइल को एक मेंटेन तरीके से करते हैं, तो उनके जो पेल्विक ऑर्गन्स हैं वो भी स्ट्रॉन्ग और अच्छे रहते हैं। बट जितने मोटापा होता है या जितना और चीज़ें होती चली जाती हैं उससे तो वीकनेस आती चली जाती है। तो इसलिए बेस्ट है कि अवॉइड फैटी फूड्स, जो फैट वाले फूड हैं उनको थोड़ा अवॉइड करें, ज़्यादा से ज़्यादा एक्सरसाइज करें, प्रोटीन्स लें, दूध पिएं, ये सब चीज़ें आपको हेल्पफुल रहेगी। जी डॉक्टर साहब, एक आखिरी प्रश्न बुलंदशहर से कुसुम देवी का है कि किडनी या मूत्राशय में पथरी की शिकायत हो तो क्या करना चाहिए? किडनी की या मूत्राशय में जो पथरी है, देखो किडनी के अंदर पथरी बनती है, वो वहाँ से ट्रैवल करके यूरेटर और ब्लैडर में आती है या किडनी के अंदर ही रहती है। पथरी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि अगर कोई भी पथरी आपको डिटेक्ट हुई है तो आपको उसके लिए डॉक्टर को ज़रूर कंसल्ट करना चाहिए। हमारे समाज में एक बहुत अच्छी कह लीजिए या कुछ भी कह लीजिए भ्रांति है कि किडनी की पथरी निकल जाती है। हाँ जी, किडनी की देसी दवाई खा लीजिए, वो वहाँ पे ये आपको काढ़ा पिला देंगे और ये कर देंगे कि आपका
ये किडनी की इसकी ऑपरेशन कराने की ज़रूरत नहीं है और आपका ये किडनी की पथरी निकल जाती है। जी। बिल्कुल सही कि ये निकल जाती है, लेकिन वो डिपेंड करता है उसके साइज़ पे। अगर 3-4 मिलीमीटर की पथरी है, जी। 5 मिलीमीटर की पथरी है, तो उसके चांसेस होते हैं कि वो पानी पिएंगे या आप हम वो करेंगे तो उसके निकलने के चांसेस होते हैं। जी। पर उसके साथ साथ आपको उसको फॉलो करना है। उसके लिए आपको पहले अल्ट्रासाउंड कराना है, देखना है गुर्दे में कोई सूजन तो नहीं है, या वो जो पथरी है उसका साइज़ क्या है और वो कितना डैमेज कर रही है हमारे गुर्दे को। जी। अगर गुर्दे में बहुत ज़्यादा सूजन है, इन्फेक्शन हो रहा है, साइज़ बड़ा है, तो उसमें आपको वेट नहीं करना चाहिए। यू शुड गेट इट, उसको आपको निकलवा देना चाहिए। छोटी पथरी है उसके लिए 2-4 दिन का आप समय ले सकते हैं, 10 दिन का समय ले सकते हैं कि निकल जाएगी, तो आप ऑपरेशन से बच सकते हैं। पर अगर वो छोटी पथरी भी अटक गई है, आपको बार बार बुखार आ रहा है, दर्द हो रहा है, किडनी में सूजन कर रहा है, तो वो भी आपको निकलवानी पड़ती है। सबसे अच्छा उपाय जो पथरी को बचाने के लिए है वो है आपको खूब पानी पीना चाहिए। और पानी ऐसे नहीं कि एक साथ आपने 3 लीटर पानी पी लिया, वो बिल्कुल गलत। आपको पानी पीना है रेगुलर इंटरवल पे, आधा ग्लास 1 गिलास पानी आधा घंटे पौने घंटे में पीते रहिए, तो उससे आपका किडनी अच्छे से काम करती रहेगी। मित्रों, डॉक्टर साहब का जो जीवन है, दर्शन है, तो उसमें एक शेर जो इनके मन के बहुत करीब है कि महक गुलाब की आएगी, महक गुलाब की आएगी आपके हाथों से, किसी के रास्ते से कांटे हटाकर तो देखो। तो ऐसा इनका सुंदर विचार रहता है और सब काम इनके इन करों से होते हैं। गुरुद्वारे में भी कार सेवा होती है, सब कुछ इन करों। जो सर्जन है उसका ब्रेन, उसका हार्ट और उसके हाथ एक ही लाइन में होते हैं जब वो सर्जरी करते हैं। डॉक्टर साहब, कुछ और अंत में आप बताना चाहें तो बताइए, लास्ट में कुछ कहना चाहें दर्शकों से, क्योंकि आप जानते हैं दर्शक हमारे कैसे हैं। दर्शकों से मैं बस यही अपील करूंगा कि अपने स्वास्थ्य को लाइटली ना लें। स्वास्थ्य है तो सब कुछ है, तो इसलिए स्वास्थ्य के प्रति अपना सजग रहें। और जब भी कोई भी प्रॉब्लम होती है, छोटी से छोटी प्रॉब्लम भी, उसके लिए अपने डॉक्टर को ज़रूर उससे परामर्श लें, उससे सलाह लें। हो सकता है कि वो आपको बोले कि इसके लिए कोई ज़रूरत नहीं है, आपको दवाई लेने की ज़रूरत नहीं है या कुछ नहीं है, केवल फॉलोअप में रहें, लेकिन वो बहुत ज़रूरी है। क्योंकि क्या होता है कि हम छोटी छोटी चीज़ों को इग्नोर करते चले जाते हैं और हमारा स्वास्थ्य खराब होता चला जाता है, और एंड पॉइंट पे जब किडनीज डैमेज हो गई या कुछ और दिक्कत आ गई तो उसमें डॉक्टर भी कुछ नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए बेटर है, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, एंड हमें अपने स्वास्थ्य को उसको पहले से ही अच्छे से संभाल के रखना चाहिए। और जो भी कमियां हैं या जो भी हमें लगता है कि हमारा एक प्रॉब्लम हो रही है, तो तुरंत अपने डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। थैंक यू डॉक्टर साहब। थैंक यू, थैंक यू। तो मित्रों, सब साधारण लोगों की भाषा में जो पढ़ाई इन्होंने 15 साल लग के की, आपको 15 मिनट में इन्होंने जिस्ट दे दिया, जूस दे दिया, आपको अर्क दे दिया। अब ये आपके ऊपर है कि आप अपने हेल्थ को कैसे बचा के रखते हो। और डॉक्टर साहब ने एक बहुत अच्छी बात कही है। डॉक्टर साहब ने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि आप कार की इंश्योरेंस कराते हो, आप कार के बारे में चिंता करते हो, लेकिन आप अपने स्वास्थ्य के बारे में चिंता नहीं करते, आप अपना इंश्योरेंस नहीं कराते, आप अपनी कोई परवाह नहीं लगती। आपको ऐसा लगता है मैं हमेशा ऐसे ही रहूँगा, लेकिन जब मुसीबत आती है तो फिर आप कई तरफ से आती है, एक तो आपकी बीमारी की और फिर खर्चे की। तो इसलिए आज की जो ज़रूरत है उसको ध्यान में रखते हुए जीवन को होड़ में नहीं, होश में जिएं। तो आज के लिए बस इतना ही। कैमरामैन सुनील गौतम के साथ मधु श्रीवास्तव का नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार डॉक्टर साहब, धन्यवाद।